संपत्ति वो किसी भी रूप में हो सकती है, जमीन के रूप में हो सकती है, जेवर के रूप में, नगद के रूप में, किसी भी रूप में, कि वह संपत्ति जो अल्लाह के काम के लिए, दीन के काम के लिए दान दे दी गई हो और उसमें फिर रिवर्सल नहीं हो सकता। जो वक्फ की हो गई वो वक्फ की हो गई। ये सरल व्याख्या है उसकी। लेकिन इसमें ये तो आदर्श व्याख्या है, लेकिन व्यवहारिक सच कई बार आदर्श व्याख्याओं से इतर होते हैं। तो वक्फ में सैकड़ों लोचे और हजारों झंझट भी आ गए समय के साथ। उसी में एक कथा थी जिसने वक्फ की के मकर जाल को और ज्यादा घना कर दिया, सघन कर दिया। वो था 89 अप्रैल 1989, हाँ 89 में एक उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश निकला जिसमें कहा गया कि भाई गोचर की भूमि, बंजर भूमि, परती भूमि जो है प्रदेश में जगह जगह, उसमें अगर कहीं भी ईदगाह जैसा परिदृश्य है, कहीं नमाज होती हो, कहीं कब्रिस्तान में वो जमीन इस्तेमाल में आ रही हो, तो उस जमीन को वक्फ की संपत्ति के तौर पर रजिस्टर्ड कराया जाए। और इस कानून ने बाढ़ ला दी उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्ति बढ़ाने की। गांव गांव, कस्बे कस्बे, जो ग्राम पंचायत की, ये ग्राम सभा की जमीनें थी, वो वक्फ की जमीनें हो गई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, और निरस्त ही नहीं किया, साथ में ये आदेश भी दिया कि पूरे प्रदेश में हर जिले में पड़ताल करें जिलाधिकारी और देखें कि उस आदेश के बाद किस जिले में कितनी वक्फ संपत्ति बढ़ी और क्या ये वह वक्फ संपत्ति है जो सार्वजनिक संपत्ति थी, उस आदेश के चलते वो वक्फ संपत्ति में तब्दील हो गई, और अगर हां तो फिर उसका रिवर्सल होगा। सार्वजनिक संपत्ति वक्फ संपत्ति कैसे हो सकती? योगी सरकार ने इस बात की व्यवस्था दी। अब इस पे हंगामा शुरू हो गया। ओवैसी साहब से लेके और समाजवादी पार्टी तक सबने विरोध का झंडा थाम लिया। ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ में दो तरह से प्रॉपर्टी हो सकती है, एक कि किसी ने दान दे दी वक्फ को, जो मूल चरित्र है उसका वो, और दूसरा वो कह रहे हैं कि बाई प्रैक्टिस भी वक्फ की मान ली जाएगी। अगर कहीं नमाज हो रही है, कहीं ईदगाह है, कहीं कोई मुस्लिम धर्म का दूसरा काम हो रहा है किसी जमीन पर, ये थोड़ा फिशी है मामला। कहीं भी नमाज आप पढ़ देंगे 2-4 बार तो वो जमीन वक्फ की हो जाएगी, फिर उसकी कहीं सुनवाई नहीं है कोई अदालत में, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। ये कैसे हो जाएगा? फिर तो कहीं भी किसी भी सार्वजनिक पार्क में आप पढ़ दीजिए नमाज। इसलिए ये जो व्याख्या दी जा रही है ये खतरनाक है। आपने तमिलनाडु में देखा होगा, पूरा गांव, मंदिर समेत पूरा गांव वक्फ की संपत्ति हो गया। उस गांव में 1500 साल पुराना, 1600 साल पुराना मंदिर है, हिंदू मंदिर, यानी उतना पुराना कि जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, इस्लाम का ही जन्म नहीं हुआ था तब। वहां कुछ लोग जब अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्री करने गए तो रजिस्ट्री ऑफिस ने बताया जी आप बेच नहीं सकते जमीन क्योंकि आपकी है ही नहीं। लोग स्तब्ध, बोले फिर किसकी है? बोले भाई ये जमीन तो वक्फ की है, आप इसको कैसे बेच सकते हो? सोचिए कैसी परिस्थिति बन गई। इसलिए शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि भाई पूरे प्रदेश में जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। और मजे की बात यह कि उस जांच पड़ताल के बाद जो जमीन वापस आएगी उसमें भी अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार का
वक्तव्य ये है, रुख ये है कि उस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल के मैदान ये बनेंगे। अच्छी बात है, तब तो फिर क्या दिक्कत है? वक्फ की जमीनें, वक्फ की संपत्तियां मूलतः स्कूल, कॉलेज, यतीम खाने इनके निर्माण के लिए थी ना, इनके संचालन के लिए थी। लेकिन वहां होटल खुल गए, मॉल खुल गए, और जो कुछ बाकी बची संपत्तियां उन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, कमा खा रहे हैं। ये जमीन तो गरीबों के लिए दी गई थी कि जो गरीब मुसलमान है उसकी गुजर बसर इस संपत्ति से हो। लेकिन वो लक्ष्य तो पूरा नहीं सधा, जबकि सरकारी जमीन भी, सार्वजनिक जमीन भी उत्तर प्रदेश के एक आदेश के चलते पुराने वक्फ के साथ आ गई। वक्फ पर एक और भी बड़ा आरोप लगता है। वो आरोप लगता है कि पिछले 13 साल में वक्फ की जमीन हिंदुस्तान में आश्चर्यजनक ढंग से दुगनी हो गई। ये जादू कैसे हुआ? वक्फ की जमीन जायदाद अल्लाह की होती है, वो किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती, किसी संगठन की नहीं हो सकती, उस पर कब्जेदारी नहीं हो सकती, दावेदारी नहीं हो सकती, उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। इरिवर्सेबल है वो चीज। इस्लाम तो यही कहता, वक्फ की व्यवस्था यही है मुगलों के समय से। फिर ये कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन दर्शकों के लिए जानकारी रोचक होगी। हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक, भूमि बैंक, देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि बैंक वक्फ के पास है। भारत की सेना और भारत की रेलवे के बाद, चूंकि सेना के पास कैंटोनमेंट इलाके हैं इस नाते, और रेलवे की तो पटरी है इस नाते, सेना और रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। छोटी बात है क्या? लाखों संपत्तियां, करोड़ों कब्जा किए बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो बेच बाच के खुर्द-बुर्द कर दी। इसको अगर व्यवस्थित कर दिया जाए और फिर ये संपत्ति केवल यतीमों के काम आए, गरीबों के काम आए, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये जो 89 में एक आदेश उत्तर प्रदेश में हुआ कि जो भी सार्वजनिक जमीन है जिस पे कभी नमाज पढ़ी गई हो, ईदगाह हुआ हो या मस्जिद हो, कोई मजार हो, तो उसको वक्फ के नाम रजिस्टर्ड कर दो। तो उससे स्वाभाविक है हजारों संपत्तियां वक्फ के नाम दर्ज करा ली लोगों ने। अब उन संपत्तियों का क्या उपयोग हुआ, नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ, किसने बेची, किसने कब्जा कर ली, क्या हुआ, वो सार्वजनिक संपत्तियां थी। तो अगर उसकी पड़ताल हो जाए और फिर उस जमीन का बेहतर प्रबंधन हो जाए गरीब मुसलमानों के लिए, तो कोई बुरी बात है क्या? जिस व्यवस्था के पास 8 लाख एकड़, 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हो, उसे किसी से अनुदान की जरूरत है? देश भर में एक, यार सुनो भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट दादा, एक मिनट। बढ़िया मदरसे चले, बढ़िया यतीम खाने चले, बढ़िया स्कूल खोले, इसीलिए ना संपत्ति लोगों ने दान दी होगी। ये होटल खोलने के लिए तो किसी ने दान नहीं दी, ना मॉल खोलने के लिए दी, और ना इसलिए दी कि मौलाना साहब खुर्द-बुर्द करके निकल लें। जिन भी लोगों ने दान दी, ये अल्लाह के नाम पर ही दी ना। जी जी। लेकिन आज हम आप खुद ही देख रहे हैं कि वक्फ की जमीनों का क्या हाल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाके पड़ा है। रावत साहब, देश में उतनी जमीन, वक्फ से ज्यादा जमीन केवल सेना और रेलवे के पास है, बाकी किसी माई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं। तो उस जमीन की कोई, वो जमीन है तो भारत की,
औरंगजेब ने दी, बाबर ने दी, हुमायूं ने दी, किसी ने दी। एक मिनट फजील भाई, एक मिनट, बाकी सब चीजें ये हम माना जा सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट हो दिया लिया जा सकता है रावत साहब कि भाई ये चीज हो सकता बाहर से आई हो क्या, भाई किसी ने किसी को मूंगफली दी खाने को, हो सकता है यहां की नहीं हो बाहर की हो, लेकिन जमीन तो भारत की है, वो तो बाहर से आ नहीं सकती, चाहे वो बाबर ने दी, औरंगजेब ने दी, कि तैमूर लंग ने दी, किसी ने दी हो, है भारत की जमीन है। तो भारत की 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन व्यवस्थित क्यों नहीं होनी चाहिए? यूपी क्यों, मैं तो कहता पूरे देश में सर्वे हो, इस जमीन का बेहतर उपयोग हो। पहला हक मुस्लिम गरीबों के लिए, और उसके बाद जो जमीन बचे वो देश के काम आए। अभी अचानक से ये बात मेरे जहन में आई, नदवी साहब, 7 अप्रैल 1989 को अगर ये विचार आ जाता उस समय की हुकूमत उत्तर प्रदेश को कि भाई ऐसा हुक्म जारी कर दो कि जिस भी सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कभी भी कोई मठिया पीढ़िया रखी गई हो, कोई लाल झंडा लगाया हो कहीं, वो जमीन मंदिर के नाम परमानेंट जिलाधिकारी दर्ज करें, विवादित जमीन में नहीं रखे उसको तुरंत उसके नाम कर दें। तो इस प्रदेश में किस डिग्री का हंगामा हुआ होता? एक अरे एक सेकंड सुन लो, बात सुन, अरे बात सुनो भाई, अरे बात सुनो अभी, एक कितना किस डिग्री का हंगामा, मैं अगर सवाल पूछता हूं तो बहुत सोच समझ के पूछता हूं, फजील अहमद आज तक बता दिए किसी मंदिर के लिए कोई हंगामा हुआ? अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो यार, इनकी आवाज बंद करिए अभी। नहीं रावत जी एक मिनट, फजील अहमद समझ नहीं पाए मेरी बात, इसलिए बोल गए। हाँ वैसे वो समझ नहीं पाए, समझ जाएंगे तो समझदार आदमी है, फिर नहीं बोलेंगे। कब्जा किसने किया मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं सरकार ये आदेश जारी कर दे कि जो जहां हनुमान चालीसा पढ़ लेगा वो जमीन उस मंदिर के नाम डीएम करेगा, ऐसा कहीं है क्या? नहीं ना। फिर ये आदेश वक्फ के लिए कैसे हुआ कि भाई जहां ऊसर बंजर भाटर वैसी जमीन है जो सार्वजनिक उपयोग की, वो वक्फ के नाम कर दीजिए चूंकि वहां नमाज पढ़ी गई। वो अगर वो आदेश 37-38 साल चला और उसके बाद निरस्त हो गया और एक फैसला हुआ कि सर्वे कराएंगे कि जमीन का उपयोग क्या हुआ, उपयोग या दुरुपयोग, तो इस पर ओवैसी से लेके और अखिलेश जी तक सब हंगामा कर रहे हैं। क्यों? मसला ये, पहले तो ये सिद्धांत मानना चाहिए सबको, जो मैं समझता हूं न्याय, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि इस देश में संपत्ति, जमीन, रुपया पैसा नहीं, जमीन खास तौर पर, वो ज्यादा बोल्ड स्टेप है, जमीन ना बाबर की हो सकती है, ना औरंगजेब की हो सकती है, ना किसी नवाब की हो सकती है। बिल्कुल, ये जमीन तो देश की है। देश, अब ये अगर यही नियम हमने माना होता तो लाल किला, वो प्रिंस तुसी आए थे, उनको नहीं दे दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने। प्रिंस तुसी आए थे, हमारे हमसे भी मिले थे, उनने एक वो सर्टिफिकेट भी लाए थे कि मैं मुगलों का ओरिजिनल वंशज हूं, उसमें मोहर और भी लगी थी तमाम नाना प्रकार की। वो गए, एक से सुन लो भाई नदवी, एक मिनट, अभी नहीं, वो गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा लाल किला, ताजमहल वगैरह सब हमारे हाथ में करो, चाबी दो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको विदा कर दिया, बोले भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको ले जाओ। किसी बात कर रहे हैं? तो अगर सरकार जिस जमीन पर ऊपर, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, तीनों स्थितियों में सरकार का हक होता है जमीन पर। अगर जमीन के सर्वे की बात हुई रही संपत्तियों की, और वो भी ये नहीं कह रही सरकार हम इसमें लेके कोई कैसीनो खोलेंगे, सरकार के मंत्री ने कहा कि जो भी जमीन वापस आएगी उस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यही चीजें बनेंगी। कृष्णमोहन जी, फिर हंगामा क्यों है भाई? बताया जा रहा है कि भाजपा और योगी मुसलमान विरोधी हैं। एक और डेवलपमेंट है, इसलिए आप, मैं दोनों से कहूंगा, फजील अहमद साहब से भी और नदवी जी से भी, कि आज का मौसम थोड़ा बदल गया है। आज मौसम का साथ, अरे सुन लो भाई, अरे रुको फजील अहमद, नो लगातार मत बोलिए, नो आई विल नॉट अलाउ, नो
नहीं नहीं, मैं लगातार नहीं बोले, आप तो मेरी बहस को का तरीका जानते हैं। मौसम बदल गया इसलिए बोलते समय थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो बाद में और मुश्किल हो। आज मस्जिद मजार, रावत जी, आज मस्जिद मजार और मदरसा, मस्जिद मजार और मदरसा तीनों पर सरसंघ चालक गए एक ही दिन में, तीनों। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं इलियासी साहब, हाँ इलियासी साहब जानते हैं महाराज, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी यानी संघ के सरसंघ चालक राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं। वो अगर ये कह रहे हैं कि इस देश में रहने वाले हर आदमी का डीएनए एक है, तो उनकी बात 100% सही है। वो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं। ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन एसोसिएशन के चेयरमैन ये कह रहे हैं। अब बताइए रावत जी, मौसम बदला कि नहीं बदला? और नदवी साहब अपनी गंगा बहा रहे हैं, इनको इल्म ही नहीं, इनको और फजील अहमद को पता ही नहीं कि क्या हो गया। नरसिंह राव के समय में, उनकी सरकार के समय में वक्फ में कुछ बुनियादी बदलाव हुए कानून में। आज जो वक्फ एक्ट लागू है, ये मुफ्ती ओसामा नदवी तो वकील है, ये तो पढ़े ही होंगे। उसमें एक व्यवस्था है कि वक्फ ने नोटिस भेज दिया किसी जमीन पर कि ये जमीन हमारी है, तो जमीन का जो मालिक है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ट्रिब्यूनल, अदालत में नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल में घर मकान दुकान बेच के खड़ुआ बिछुआ अपनी बात सिद्ध करे, और ना न कर पाए तो वक्फ की जमीन। और वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन है? ये व्यवस्था है, केवल मुस्लिम धर्म के अवलंबी ही उसमें मेंबर होंगे। ठीक, अब आप समझिएगा, अगर एचएस रावत के मकान पर कल वक्फ नोटिस भेज दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा, फिर रावत जी को अपने गांव वाली खेती मथुरा वाली बेच के मुकदमा लड़ना, वहां बहस करनी पड़ेगी। सिद्ध कर पाए तो बच सकती है, हालांकि उसकी संभावना नहीं है। अगर यही बात मंदिरों को दे दीजिए, यही कानून मंदिरों के लिए हो नदवी साहब, तो हंगामा मचेगा कि नहीं मचेगा कि हनुमान जी के मंदिर वाले ने जिसकी रजिस्ट्री काट दी, चिट्ठी भेज दी कि ये मस्जिद हमारी जमीन पे है, तब क्या होगा? रजिस्ट्री होगी तो कोई काट ही नहीं पाएगा ना। अरे दादा, आप लोग भी गजब करते हो, कैसी बात बोलते हो? जितना जन्म, इस्लाम का जन्म काल नहीं जहां से शुरू होता है, उससे पहले की जमीन भी आपने अपनी कर ली तमिलनाडु में, और आप समझा रहे हो ये होगा कि वो होगा। कौन सी वाली? 1600 साल पुराने मंदिर समेत पूरा गांव वक्फ का हो गया। जब आदमी रजिस्ट्री कराने गया तो पता लगा रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बोले क्यों? तुम नहीं बेच सकते। हो सकता है किसी ने खरीद के दान कर दी हो। अरे मंदिर कौन भाई का लाल खरीद के दान कर देगा? या तो वक्फ एक्ट बदले, क्या, या तो वक्फ एक्ट बदले, उसमें जो कुछ धाराएं भारत के बुनियादी चरित्र से मेल नहीं खाती, या तो वो धाराएं हटें, ठीक, जो नरसिंह राव की सरकार ने उसमें जोड़ी, या ऐसा ही एक कानून वक्फ वाले में वक्फ शब्द हटा के हिंदू धर्म स्थान करके एक वैसा कानून और आ जाए। नहीं, बराबरी तो रहे। क्या ऐसा ही कानून एज इट इज, बिना किसी परिवर्तन के, भारत के जो और धर्म हैं उनके संदर्भों में भी नहीं ला दिया जाए, पर बराबरी हो जाए रिंग में सब लोग? जो बात फजील अहमद ने कही, धैर्य से समझिए सब लोग, आगे भी इस पे बहसें चलेंगी, अभी तो कोर्ट में भी है मसला, तो सबके काम आएगा, धैर्य से सुन लेंगे तो बात हो तो पुख्ता हो, कहीं कटे नहीं। जो फजील भाई ने कही वो बात सच नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कोई एक्ट किसी धर्म के लिए नहीं है। वक्फ एक्ट की सबसे, एक मिनट भाई धैर्य रखिए सब लोग, वक्फ एक्ट की सबसे मजबूत बात यह है, जिसको नोटिस भेज दे हम वक्फ, मान लीजिए मैं वक्फ हूं, मैं जिसकी जिस संपत्ति के लिए नोटिस भेज दूंगा, उस संपत्ति का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल में आएगा हाहाकार करता हुआ। और वक्फ ट्रिब्यूनल कैसा बनेगा यह भी कानून में लिखा है, नॉन मुस्लिम उसमें नहीं हो सकता। मंदिर का फैसला तहसीलदार करेंगे, पटवारी करेंगे, लेखपाल करेंगे,
लेकिन वक्फ का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। ये अंतर है। मैं ऐसे कानून की मांग कर रहा हूं। रावत साहब, ऐसा वाला बन जाए तो झंझट खत्म। फिर तो एक और सवाल है, मेरे सवाल पर ही रहेगा, उसी का उत्तर दीजिएगा। झाऊ झाऊ मेरे साथ मत करिएगा कोई, ठीक है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कहूं आवाज रोको, तर्कपूर्ण बहस करिए, जनता सुने। बाकी ये चैनल है ना ये सब करने के लिए, वहां जाइए, ये मन पूरा कर लीजिए झाऊ झाऊ वाला। यहां दया रखो, थोड़ी कृपा रखो। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि 13 साल, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। ना मैं लफाजी करता हूं, ना मैं लफाजी का जवाब देने देता हूं किसी को, ये भी बात है। 13 साल के भीतर बीते वक्फ की जमीन देश में दूनी हो गई। अब ना कोई नवाब है, ना कोई बादशाह है। मरे खपे भी दशकों बीत गए। क्या बाजिद अली शाह तो है नहीं अब कि जिले इलाही का मन पसीज गया, बोले ले जाओ 100 एकड़, क्या याद करोगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक, अब तो सब कुछ कंप्यूटर पे। मैं ये जादू नहीं समझ पा रहा। हर चीज बढ़ सकती है, दाल बनाई, पानी डाल दो बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन इलास्टिक नहीं जो बढ़ जाएगी। ये 13 साल में दूनी हो गई। 13 साल पहले करीब 4 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, आज 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख एकड़ से ज्यादा। भैया ये जादू कौन सा है? एक प्रश्न मेरे जहन में खड़ा होता है। मुगलों के बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक, क्या, और लखनऊ के नवाब से लेके छतारी के नवाब तक, हजारों नवाब के पूरे जीवन काल का सारा कार्यकाल मिला लें, तब बड़े जमींदार थे, बड़े देनदार, बड़े दिल के राजा महाराजा बादशाह थे। उन सब ने मिला के जितनी संपत्ति दी वक्फ को, क्या लगभग 4 लाख एकड़ जमीन हुई थी कुल, अभी 13 साल पहले तक। ठीक, उसके बाद जब लगातार यह कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति में मुस्लिम सबसे पीछे हैं, उनका विकास नहीं हो पाया, तो उन्होंने जितनी मिला के सारे बादशाह दे बाई जमीन, उससे ज्यादा जमीन खुद खरीद के वक्फ को दे दी 13 साल में। हाँ, ये बात मेरे तो समझ नहीं आ रही। भाई आपको समझ आए तो आप थोड़ा रोशनी डालो। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई साहब, दुनिया जहान छोड़ो, दिल्ली की बात करते जहां मैं हूं, वो कहते भाई साहब झंडे वालान मंदिर सरकार का, ठीक, उसकी मालिक सरकार, ठीक, और जामा मस्जिद के मालिक बुखारी साहब। मालिक, अरे सुनो भाई, हजरत बल इस्लाम मानने वालों का स्वामित्व उस पर, ठीक, चलो मैंने स्वामित्व तो कह दिया, इस्लाम मानने वाले, अब झगड़ा ही खत्म। ठीक, लेकिन वैष्णो देवी सरकार की, ये तो रास्ता ठीक नहीं। या तो सब सरकार के हो, ये सब फ्री हो। क्या कई लाख मंदिर, हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं सीधे, और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का लाभ भी सरकार ले रही है, कई लाख करोड़ का। ठीक, कई लाख करोड़ का मंदिर इकोनॉमी है भारत की, जो सरकार लेती है, राज्यों में राज्य और केंद्र के। क्या यही व्यवस्था मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे के लिए नहीं लागू कर दी जाए, या सबको फ्री कर दिया जाए, तो हिंदू मंदिरों को भी छोड़ दिया जाए, सरकारी अधिकरण से मुक्त कर दिया जाए? ये कोई चुनावी मंच थोड़े ना कि कुछ भी बोल कर निकल जाएंगे। ना तकरीर है, ना मजलिस है, इसमें तो तर्क होगा ना। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी है, मंदिरों की लिस्ट सबमिट हुई है, कुछ अंदाज ही नहीं देश कहां जा रहा है। मैंने कुछ बड़े मंदिरों के नाम लिए, राजस्थान में गोविंद ने, अभी चुप रही है, राजस्थान में गोविंद जी का मंदिर सरकार के अधीन है, चूंकि वो यूनेस्को ने उसको संरक्षित घोषित किया। तो मसला सिर्फ इतना सा है। 1 घंटे बहस हुई। हम चाहते हैं कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। क्यों भाई? ये देश में संविधान हमने लागू किया था, बहुविधान नहीं लागू किया था ना। एक नियम, एक नपना सबके लिए रखो। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा और केंद्र की सरकार से भी कहूंगा, एक नियम रखिए, एक नपना रखिए, चाहे गज से नापिए और चाहे मीटर से नापिए, एक ही रखिए। उसी से हिंदू का कुर्ता सिलो, नाप के उसी से मुसलमान का।
ये अंतर क्यों हो? वैष्णो देवी को अगर सरकार अपने नियंत्रण में रखना चाहती है तो हजरत बल को भी रखे, चरारे शरीफ को भी रखे, क्यों नहीं रखेगी? और गोवा के चर्च को भी रखे। ये कैसे हो सकता है? ज्ञान वापी पर हम तर्क सुन रहे हैं कि जी ये तो वक्फ की संपत्ति इसलिए मुकदमा नहीं हो सकता। गजब कर दिया, औरंगजेब अपने जेब में रख के लाया था जमीन, ये बाबर लाए थे जमीन। ये जमीन हिंदुस्तान की, ये समरकंद की जमीन है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। एक नियम बनाइए, अब तक जितने ये सब गड़बड़ चीजें चली उसी का नतीजा है कि भारत ने इतने ये स्थितियां देखी। एक नपना रखिए, उससे सबको नापिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पद्मनाभ मंदिर में रिसीवर रहेगा, क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वहां 15,000 करोड़ रुपया आता है, वो सरकार लेगी। और मैं कहूं कि अजमेर शरीफ में बैठा दो रिसीवर, तो नहीं, वहां खादिम रहेंगे। क्यों भाई? या तो यहां भी छोड़ दो पुजारियों के ऊपर, या वहां खादिमों को हटाओ। एक तो कायदा बनाओ, यह नहीं चल सकता ना। वक्फ की व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए, भारत के कानून के अधीन लाइए। नरसिंह राव की सरकार ने यह बड़ी गलती की थी वक्फ एक्ट में कुछ बुनियादी परिवर्तन करके। वक्फ के नोटिस पर जिसको नोटिस वक्फ भेज दे उसकी जिम्मेदारी है यह सिद्ध करना कि मेरी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की नहीं। वक्फ की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, वो सिद्ध करे। ये तरीका ठीक थोड़ी ना है देश में। और न ये नवाबों का शासन है, ये वोट से चुना हुआ शासन है। इसमें 135 करोड़ लोगों की इच्छा शामिल है। किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए जो रिलीजन न्यूट्रल आदमी हो, किसी धर्म को नहीं मानता, उससे पूछिए कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? वो कहेगा होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही है? ये भाजपा की गलती है। ये तर्क ठीक नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया और सपा ने बसपा ने क्या किया। आपको किस लिए चुना? एक देश में एक संविधान लागू हो, एक व्यवस्था लागू हो, एक कानून लागू हो। अगर आप समझते हो कि काशी विश्वनाथ, रावत साहब, काशी विश्वनाथ में 1 रुपया भी सरकार के अलावा किसी को नहीं जाता, ठीक? पंडित पुजारी तनख्वाह पर हैं, बाबा विश्वनाथ का राग भोग सब सरकार सैंक्शन करती है। जब आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, हम कह रहे ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था बगल में ज्ञान व्यापी में क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हैं आप? वहां इंतजामिया कमेटी चौधरी रहेगी और यहां सरकारी मुलाजिम चौधरी रहेगा बाबा विश्वनाथ के दरबार में। ऐसा तो नहीं चल सकता ना, ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। भारत के सेकुलर चरित्र को सबसे ज्यादा चोट इन्हीं व्यवस्थाओं ने पहुंचाई जो पिछले 75 साल में रही। देश तब तक सेकुलर नहीं हो सकता, तब तक पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता, जब तक एक सी व्यवस्था नहीं हो जाएगी सारे धर्मों के लिए। कैसे अलग व्यवस्था चल सकती भाई? ठीक नहीं। भाग्य बिहारी का मंदिर कलेक्टर साहब के अधीन रहेगा, जन्मभूमि का मंदिर कलेक्टर के अधीन है, और बगल में जो दरगाह है वो इंतजामिया कमेटी उसकी मालिक है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये बदलिए, कोर्ट से बदले, कोर्ट बदले, शासन से बदलना हो शासन बदले, लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव आना हो तो प्रस्ताव आए। मैं नहीं कहता किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन बराबरी तो रखेंगे ना आप। मैं कृष्णमोहन पांडे जी से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। लोगों ने वोट इसीलिए आपको दिया और दोबारा चुनकर भेजा दिल्ली में कि 75 साल में जो विसंगतियां हैं, जो गलतियां हुई, उनको दुरुस्त करे देश। आज मैं देख रहा था एक आंकड़ा, रावत साहब, मिड डे मील का जितना टोटल बजट है ना, उससे दूना मंदिर दे रहे हैं सरकार को।
उससे दूना। लेकिन ये एक्सेस अजमेर शरीफ में हासिल नहीं सरकार को, निजामुद्दीन में हासिल नहीं। क्यों नहीं हासिल है? होना चाहिए। और नहीं तो प्रभु हमारे देव भी मुक्त करो कलेक्टर साहब के डंडे से। फिर हमारे देवताओं के का नियंत्रण कलेक्टरों के हाथ में क्यों रहे, सरकारों के हाथ में क्यों रहे? हजारों साल से समाज ने मंदिर चलाए, चला लेगा समाज मंदिर फिर। लेकिन तरीका एक रखिए, नपना एक रखिए, पैमाना एक रखिए। दो पैमाने अब देश में नहीं चलने चाहिए। धन्यवाद।